गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवम इंटर्न रोजगार चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो नवरात्रि की आपको सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हिंदू मान्यता के अनुसार आपका नव वर्ष की शुरुआत हुई है, जिसमें संवत 2080 में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो शुभकामनाओं के साथ आपका टॉपिक शुरू करते हैं, जो था वर्णमाला। वर्णमाला के क्रम में हमने आपको कल संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे। चलिए आज उसको हम तोड़ करके समझ लेते हैं, संयुक्त व्यंजन किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन में सबसे पहले देखते हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी थी भाई? 4 थी। कौन कौन से थे? तो पहले था छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, तो सबसे पहले शिक्षा को देख लेते हैं। शिक्षा को अगर हम बोल रहे हैं तो देखिए शिक्षा का और सा का उच्चारण निकल रहा है, लेकिन सा में कंफ्यूजन होता है, कौन सा सा होगा? तो सा इसमें होगा कौन सा? मूर्धन्य सा होगा। तो सबसे पहले आधा का प्लस मूर्धन्य सा। ठीक है, उसके बाद आते हैं त्रा। त्रा बोलिए, देखिए त्रा, ता और रा का उच्चारण हो रहा है, तो कैसा होगा? आधा ता प्लस रा मिलके क्या बनेगा? त्रा। उसी प्रकार ज्ञा, ज्ञा को जब बोलते हैं तो जैसे ज्ञानी बोलते हैं तो ज्ञानी नहीं ज्ञानी बोलते हैं, तो ज्ञानी जब बोल रहे हैं तो जा प्लस इया का बोध हो रहा है, तो जा कैसा होगा? आधा प्लस इया। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं स्रा। स्रा बोलने पे देखिए शा और रा का बोध हो रहा है। शा कैसा? तालव्य सा होगा आपका, आधा सा प्लस रा। अच्छा, एक कंफ्यूजन आपको ये भी हो सकती है। कौन सी भाई कंफ्यूजन? कि कौन सा अक्षर आधा होगा, कौन सा पूरा होगा? तो आप निश्चिंत बिना संकोच किए हुए पहले अक्षर में हलंत लगा देंगे। हलंत का मतलब होता है वह अक्षर स्वर विहीन हो गया है। स्वर विहीन का मतलब क्या होता है? उस वर्ण में, उस अक्षर में स्वर का लोप हो गया है। जैसे का है ये, जैसे हमको का लिखना है, जैसे ये का है, ये स्वर सहित है, स्वर रहित नहीं, स्वर सहित है। अब जैसे का हम अगर अलग अलग करेंगे तो आधा का प्लस इसमें आ स्वर मिला हुआ है, मिलके क्या बना? का। ठीक है, क्लियर हो गई। वर्ण का आप विभाजन करने के लिए जब देता है, जैसे मान लो दे दिया गया आपका कोई भी एक शब्द ले लीजिए, जैसे दे दिया गया राम, नीचे देख लेते हैं राम। राम का वर्ण विभाजन कीजिए, तो वर्ण विभाजन करने का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे खासे एग्जामों में पूछा भी गया। तो रा का वर्ण विभाजन कैसे करेंगे आप? पहले रा आधा प्लस आ प्लस, अब देखिए यहाँ पे मात्रा लगी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे आप बड़ा आ लिख सकते हैं। ठीक, बड़े आ की मात्रा है तो बड़े आ लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं प्लस आधा माँ प्लस आ, मिलके क्या बन गया? राम। ये आपका वर्ण विभाजन है। ठीक है, वर्ण विभाजन मतलब वर्णों को तोड़ करके विभाजित करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विभाजन कहलाता है। तो ये आपका संयुक्त व्यंजन थे, इनको हमने अलग अलग तोड़ के रख दिया है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रा कैसे लिखा जाता है, ज्ञा कैसे लिखा जाता है, स्रा कैसे लिखा जाता है, और छा कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो छा कैसे लिखा जाए? आधा का प्लस मूर्धन्य सा बनेगा, शिक्षा बन जाएगा। जैसे आपका त्रा आधा ता प्लस रा मिलके, ठीक है, जा ज्ञा जो बनेगा जा प्लस या मिलके, और स्रा बनेगा तालव्य सा प्लस रा बन के स्रा बनेगा। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है भाई उच्चारण के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राणत्व लिख लेते हैं, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण।
करण। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पे हमने आपको बताया था प्राण क्या होता है। प्राण का मतलब होता है वायु। जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलती है। तो किन्हीं वर्णों का उच्चारण करने पे मुख से जो वायु होती है वो अल्प मात्रा में निकलती है, उन्हें क्या कह देते हैं, अल्प प्राण कह देते हैं। किन्हीं किन्हीं वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे मुख से जो वायु होती है अधिक मात्रा में निकलती है तो उन्हें महाप्राण कह देते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण जो व्यंजन का किया जाता है कितने प्रकार से किया जा सकता है भाई, 2 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है भाई महाप्राण। ठीक, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, मुख से वर्णों का उच्चारण करते समय वायु अल्प मात्रा में निकले। ठीक, मुख एक नंबर, इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी बाद में समझा देंगे, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण क्या होता है, मुख से वर्णों का उच्चारण करते समय वायु अल्प मात्रा में निकले, क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। परिभाषा आपको समझने के लिए है, बाकी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे पूछ लेता है, जैसे आपको दे दिया का दे दिया, खा दे दिया, अंगा दे दिया, ठीक है, और पूछ लिया गया निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण नहीं है, ठीक है, या इनमें से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है। तो आपको जब पता होगा तब आप टिक कर देंगे, फिलहाल इनमें से सभी हैं। ठीक है, अगर कुछ ऑप्शन जैसे दे दिया, सॉरी इसमें ये नहीं है भाई, अल्प प्राण ये नहीं है, क्योंकि अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और सभी स्वर, ये वर्ण क्या कहलाते हैं भाई, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका क्या देख लेते हैं आगे, कौन कौन से वर्ण होते हैं जो अल्प प्राण होते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, देखते हैं। ठीक, इसके क्रम में आगे बढ़ते हुए लिख लेते हैं। देखिए अल्प प्राण होते कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का, कल हमने वर्ग आपको पढ़ाया था ना, जैसे का वर्ग, उसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग हैं आपके वर्णमाला में। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस, अब देखिए ये तो हो गया प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। ठीक है, 5 वर्ग हैं, उसके बाद आपने ओष्म व्यंजन भी पढ़े हैं, अंतस्थ व्यंजन भी पढ़े हैं, वो भी तो इसमें कहीं न कहीं आएंगे। चलो उसको देखते हैं। प्लस, अब प्लस में क्या आएगा भाई, अंतस्थ वर्ण आएंगे। अंतस्थ वर्ण मतलब प्लस अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, या, र, ला, व। ठीक है भाई, अंतस्थ वर्ण के बाद क्या आएंगे, स्वर। सभी स्वर, जब स्वरों की परिभाषा हम पढ़ा रहे थे तो क्या हमने बताया था, सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, सभी स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से हवा अल्प मात्रा में निकलती है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, अनुस्वार। अनुस्वार, ठीक, अनुस्वार आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण प्लस सभी स्वर प्लस अनुस्वार। इतना समझ के आ गया। ठीक है, अब अगर इसमें से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है भाई। तो हमने क्या बताया, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि प्रत्येक वर्ग के एक वर्ग से 3 वर्ण लिए गए हैं, तो 5 वर्ग हैं।
प्रत्येक वर्ग से 3 वर्ण लिए गए, 15 क्या हो गए, ये 15 आपके हो गए व्यंजन। ठीक, 15 व्यंजन हो गए, प्लस इसमें 4 जोड़ेंगे क्या, अंतस्थ वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण। ठीक है भाई, सभी स्वरों की संख्या हमने कितनी बताई थी भाई, 11 स्वर। ठीक, प्लस 1 अनुस्वार, प्लस 1 जोड़ लेते हैं भाई, 5 4 9 10 1 11, 11 का कितना लिख देंगे भाई, 1 2 और 1 हासिल का 31, यानी कि 3। तो 31 वर्ण क्या है, ये 31 वर्ण आ गया। तो कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 31। इधर लिख लेते हैं भाई, कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है भाई, 31। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, आपका क्वेश्चन यहां से जाना नहीं चाहिए। कैसे नहीं जाएगा भाई, क्या पूछ सकता है, अल्प प्राण पूछेगा, परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। भाई आप एकेडमिक एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप लोग कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, तो वो सिर्फ आपकी जानकारी चेक करता है कि आपको इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, परिभाषा वो जानता है कि आप कक्षा 1 से लेकर 12 तक आप पढ़े हैं, तो ये सब आपको परिभाषा तो पता ही होगी। ठीक है, तो अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण हो गया, प्लस अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण हो गए, प्लस सभी स्वर 11 के 11 स्वर जो कैसे होते हैं आपके अल्पप्राण होते हैं। अब उसमें दिमाग मत लगाइएगा कि छोटा है तो कम मात्रा निकली, बड़ा हो गया तो ज्यादा हवा निकल रही है, नहीं। ठीक है, वो कंडीशन दूसरी है, यहाँ पे आपको सभी स्वर को अल्पप्राण की श्रेणी में रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग हमने आपको बताया था, आ को आधार मान करके इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका विसर्ग है, ये आपका अनुस्वार है। ठीक, ये आपका अनुस्वार है और ये आपका क्या है भाई, विसर्ग है। ठीक, ये चीजें हमने, आई होप ये आपको समझ में आएगा। हाँ, 15 व्यंजन हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि अल्पप्राण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 15 आप टिक करेंगे। ठीक है, कुल शब्द लगा देगा, फिर आप इसको भी ऐड कर लेंगे। अंतस्थ वर्ण के लिए भी तो व्यंजन की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि व्यंजनों की संख्या अगर सिर्फ पूछेगा, अंतस्थ वर्ण नहीं लगाएगा, तब आप 15 टिक करेंगे। कुल व्यंजनों की संख्या लगाएगा, तब आप 15 4 19 टिक कर देंगे। स्वर 11, 1 अनुस्वार, कुल वर्णों की संख्या 31। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अल्पप्राण के बाद हम चलते हैं कहां पे भाई, महाप्राण पे चलते हैं। चलिए, देख लेते हैं आगे। अब साथ में आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ने के बाद घर पे आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर समस्या हो सकती है, क्योंकि एक बार पढ़ने पर आपके दिमाग में कुल पढ़े हुए का सिर्फ 20% रहता है। तो ये मान लीजिए आपको अपने दिमाग में 100% रखने के लिए उस टॉपिक को कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी भी टॉपिक को आप 5 बार पढ़ लेते हैं तो स्थायी रूप से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश ये किया कीजिए कि पढ़ने के बाद आप मनन करते रहिए। जैसे निकले अपना बैठे, जैसे गाना गुनगुनाते रहते हैं ना, जैसे आप गाना गुनगुना रहे हैं तो वैसे गुनगुनाइए। अल्पप्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्लस अंतस्थ वर्ण, प्लस सभी स्वर, ये मिला के प्लस 1 अनुस्वार, कितने होते हैं भाई, 31 वर्ण हो गए। ये हमारे अल्पप्राण है। ठीक है, ऐसे आप जब अपने आप में मनन करते रहेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में फिर कहाँ जाएंगी भाई। जैसे गाना सुनते हैं, गुनगुनाते रहते हैं दिन भर, देखिए याद हो जाता है कि नहीं। बचपन में कोई पहली बार आपने आरती पढ़ी होगी, भगवान की आराधना करते समय आरती पढ़ी, पहले किताब देख के पढ़े होंगे, उसके बाद किताब देखने के बाद फिर किताब तो खुली रहती है लेकिन मुंह से वर्ण निकलते रहते हैं, आराम से गुनगुनाते रहते हैं। एक दिन ऐसे आता है कि घंटे बजे चाहे जो बजे
गा रहे हैं तो एकदम मग्न होके गा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि वो दिमाग में आपके भाई सेट हो चुका है। ठीक है, तो वैसे ही चलिए आगे देखते हैं भाई महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण का परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ठीक है, मुख से हवा, ये वायु कर सकते हैं भाई। यहाँ प्राण का मतलब वायु से ही होता है, मुख से वायु ज्यादा मात्रा में निकले, क्या कहलाते हैं भाई? महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, प्राणत्व के आधार पे ये आपका दूसरा विभाजन है। अब महाप्राण कौन कौन से होते हैं भाई? ठीक है, अभी हमने अल्प प्राण में पढ़ा था प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब जब हमको पता है कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हमने अल्प प्राण को दे दिए, तो हमारे पास बचा कौन? 2 और 4। ठीक है, परिभाषा आपकी हो गई। तो पॉइंट लिख लेते हैं, ये पहला पॉइंट है जैसे आपका। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक, दूसरा और चौथा वर्ण, इतना अच्छे समझ में आ गई। अब दूसरा और चौथा वर्ण हमने इनको दे दिया। अच्छा, हमने वहां पे क्या दिया था? अंतस्थ वर्ण। तो हमारे पास अभी क्या बचे हैं भाई? ऊष्म वर्ण बचे हैं ना। तो ऊष्म वर्णों का जैसे शा, 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 हा, जैसे शाखा शाह बोलते हैं, तो देखिए हवा मुख से ज्यादा मात्रा में निकल रही है ना, तो उनको भी कहाँ रख देंगे? प्लस ऊष्म वर्ण प्लस। अब हमने वहां पे क्या लिया था भाई? अनुस्वार लिया था। जब अनुस्वार को ले लिया तो विसर्ग को कैसे छोड़ सकते हैं भाई? वो भी तो उसका भाई है। तो अनुस्वार को हमने उधर दे दिया। अल्प प्राण में विसर्ग है, देखिए प्रातः, दुख, जैसे प्रातः काल, जैसे महेशा, तो जैसे बोलते हैं तो हवा देखिए ज्यादा निकल है ना, तो उसको भी कहाँ शामिल कर देंगे भाई? महाप्राण में शामिल कर देंगे, प्लस विसर्ग। ठीक, प्लस विसर्ग। अब इनको शामिल कर दिया हमने। ठीक, ये आपके क्या है? महाप्राण वर्ग कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि एक वर्ग से 2 वर्ण लिए गए हैं। ठीक है भाई, तो 2 वर्ण लिए गए हैं, तो व्यंजन कितने हो गए भाई? 2 लिया गया है, 5 वर्ग है, 2 पंचे, चलिए लिख देते, 2 गुणे 5 बराबर 10, 10 व्यंजन हो गए आपके। ठीक है, ऊष्म वर्ण भाई कितने हैं? ऊष्म वर्ण ये कितने हैं भाई? 4 ही तो हैं, कल हमने बताया था शाखा साहा। ठीक है, 4 इधर शामिल कर दो, 4 हो गया। ठीक है, अब विसर्ग कितना है? 1 ही तो है विसर्ग भाई, कितना है? 1। अगर पूछ लिया जाए महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो भाई कितनी हो गई? 10 4 14 1 15। ठीक, तो महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई भाई? 15 हो गई। किसी भी तरह से आपसे पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जैसे आपने पूछ लिया गया कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण महाप्राण होता है, आपने कहा सर 2 और 4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया तो भाई ऊष्म वर्ण कौन, ऊष्म वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं कि अल्प प्राण होते हैं? तो आपको बताना है सर महाप्राण होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका विसर्ग बचा, तो पूछ लिया जाएगा आपसे विसर्ग प्राणत्व के आधार पे कैसा वर्ण है? अल्प प्राण है, महाप्राण है? सर महाप्राण है। ठीक है, तो महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है? महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है भाई? 15। कंफ्यूज होना ही नहीं है, किसी भी तरह से पूछे, पेपर वाला अपने दिमाग लगाए, आप अपना दिमाग लगाइए, पेपर को पास कीजिए बस। ठीक है, चलिए इतना हो गया, ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और बनते हैं 2 टाइप से। कैसे बनते हैं क्वेश्चन भाई?
इसको भी साफ कर देते हैं। आज तो काफी लोग भाई व्रत भी होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। माता रानी का दिन है तो व्रत रहना जरूरी है। आशा करते हैं कि माता रानी अब की बार आपको निश्चित ही सफलता प्रदान करें। कोशिश यही रखिए कि आप अपनी मेहनत में कंप्रोमाइज मत कीजिए, ठीक है। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलेगी। अब कह दो कि थाली रखी हुई है, अब माता रानी आके आपको मुंह में खिला दे, तो वो तो संभव नहीं है। हाँ, ये है कि कच्चा खाना आपके पास रखा हुआ है, अनाज, आप उसको पकाएंगे तो अवश्य आपको भोजन प्राप्त होगा। उसी प्रकार जैसे है कि आपके पास नौकरी है, फार्म सब लोग डालते हैं लेकिन मिलती कि नहीं है, जो नियमित प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। अब एक दिन पता चला 12 घंटा पढ़ लिया, दूसरे घंटे 1 घंटे भी नहीं पढ़े, तान के सो रहे हैं, तो 12 घंटा जो पहले दिन पढ़े तो 12 दिन तो आप उसको कवर करेंगे पहले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जो भी टॉपिक पढ़िए समझ के पढ़िए, मतलब वो टॉपिक बार बार पढ़ने की आवश्यकता आपको ना पड़े, ऐसा पढ़िए, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। उसके बाद एक आता है आपका घोषत्व के आधार पे। हमने क्या कहा था, कंपन और प्रकंपन, ठीक है। तो पहले आप आज अल्पप्राण और महाप्राण घर पे रिपीट कीजिएगा क्योंकि समझने वाला टॉपिक है। ये आप पढ़ लेंगे, कल आपको घोषत्व या कंपन के आधार पर हम व्यंजनों का क्लासिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर कल ही की वीडियो में ये वाला समझा करके आपको संबंधित प्रश्न करा देंगे। फिर ये टॉपिक खत्म होके फिर दूसरा टॉपिक आपका शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी आशा के साथ आप लोग पढ़ेंगे और नवरात्र में माता रानी जैसे गुजारिश है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें आने वाले आगामी भर्तियों में सफलता प्रदान करें। चलिए, मिलके प्रयास करते हैं और एक निश्चित नई सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। मिलते हैं आपसे कल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दूसरे तक भी ये जो आपका टॉपिक या वीडियो है पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं कल आपसे।